नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार है। आज हम बात करेंगे 7th एपिसोड वर्ण के बारे में। वर्ण होते क्या है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कैसे काम करते हैं, हम सारी की सारी चर्चा आज करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण क्या है। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि वर्ण होते क्या है। देखो, इसको समझने के लिए कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बस आप इतना समझो कि जो आप बचपन में पढ़ते थे, आसे अनार आसे आम इसे इमली इसे ईख, यही हम कहते हैं, इसी को वर्ण कहते हैं। आज हम इसके बारे में डिटेल में जाकर के क्यों चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये चीज डिटेल में जाकर के चर्चा करने वाली है। आप समझते हैं, जैसे हमारे कुल 13 स्वर होते हैं, लेकिन हमारे जो मूल स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। लेकिन वो कैसे, हम इनके बारे में भी बात करेंगे। यानी कि मूल स्वर क्या होता है और ये स्वर क्या होते हैं, नकली स्वर क्या होते हैं, असली स्वर क्या होते हैं। तो वो मूल स्वर का मतलब होता है कि वो स्वर जिनकी उत्पत्ति का कोई पता ही ना हो, ठीक है। लेकिन जो बनावटी स्वर है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी हम बात करने वाले, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे वर्ण क्या है। तो सबसे पहले जो वर्ण है, हिंदी भाषा में सबसे छोटी इकाई कई वर्ण कहलाती है, या देवनागरी लिपि में भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही वर्ण कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वर एवं व्यंजनों के सम्मिलित रूप को ही वर्ण कहा जाता है। पहली चीज कि जो स्वर और व्यंजन है, जैसा आपने बचपन में आसान और आसियान और काक से कबूतर खा से खरगोश पढ़ा है, उसको ही वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला क्या है, वो जब आप एक साथ पढ़ते हो तो वो वर्णमाला हो जाती है, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं अल्फाबेट अलाइनमेंट। ओके, अल्फाबेटिकल अलाइनमेंट भी कह सकते हैं आपसे। हिंदी वर्णमाला भी कुछ इस प्रकार है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला कुल 52 प्रकार के हैं, यानी कि हमने बचपन से पढ़ा है 52 होते हैं। हिंदी व्याकरण में पहले स्वर तथा बाद में व्यंजन की व्यवस्था की गई है। पहले स्वर आते हैं आसे अनार आसे आम, बाद में का से कबूतर और खा से खरगोश आते हैं। आगे समझते हैं कि हिंदी वर्णमाला क्या है। जो भी हमने पढ़ा, अब हम इसको थोड़ा डिटेल में जाकर के पढ़ेंगे। जैसा यहाँ पे लिखा गया है, हिंदी व्याकरण में पहले स्वर तथा बाद में व्यंजन की व्याख्या की गई है। तो इसको हम कैसे समझते हैं। देखिए, जो वर्ण है, वर्ण दो प्रकार से है। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण, ठीक है। अब कुल वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन बनता है हमारा। तो वो जो क्वेश्चन है, हम उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ 5 लाइन्स हैं जिसमें हम समझेंगे। पहली लाइन में क्या है कि जो वर्ण है टोटल 52 है, जिसमें 13 हमारे स्वर हैं और 39 हमारे व्यंजन है। पर बाद में क्या होता है, लेखन के आधार पर भी सेम चीज रहती है, मानक के आधार पर भी वही चीज सेम चीज रहती है। लेकिन जो मूल स्वर है हमारे, जो भी हमने बात की थी कि मूल मतलब क्या होता है, ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब यही होता है जिसकी उत्पत्ति का हमें पता ना हो और जिसकी उत्पत्ति पहली बार की गई हो। जैसे एक होता है आईफोन, तो आईफोन इज ओरिजिनल, लेकिन अगर उसकी कोई कॉपी बन रही है तो वो ओरिजिनल नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई टीवी है, तो अगर हम टीवी की बात करते हैं, तो जो टीवी है, तो टीवी का ओरिजिनल मालिक कोई और होगा जिसने उसको इन्वेंट किया होगा, लेकिन अब उसकी सारी कॉपीज बन रही है, ठीक है। ऐसे ही कोई ब्रांड होता है। तो हम उसी तरीके से जो वर्ण है, वर्ण का जो मूल स्वर है, यानी कि जो उसका मूल तत्व है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जो मूल स्वर क्या होते हैं कि जो सिर्फ 44 है, जिसमें 11 हमारे स्वर आते हैं और 33 हमारे व्यंजन आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हुए उच्चारण के आधार पर टोटल 47 है, जिसमें से हमें 10 स्वर है और 37 व्यंजन है। ऋषि ऋषि अंग से अंगूर और आह खाली इसे इमली और ढासे ढक्कन को छोड़ करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि जो स्वर वर्ण है क्या है। देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण को स्वतंत्र रूप या बिना रुकावट या बिना अवरोध के किया जाए वो, और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक हो, वह स्वर है। समझते हैं, जो व्यंजन होते हैं, कासे कबूतर खासे खरगोश, कभी भी आप कासे कबूतर बोलते हो, आपने बचपन में तो बोला है, लेकिन अब आप बोलोगे तो आपको अच्छी समझ में आएगी। जब आप बचपन में कासे कबूतर बोलते थे तो का बोलते थे, तो का में आखिर आवाज आती है। तो यानी कि यहां पर एक चीज है कि आधा का और आ से अनार को मिलाकर के एक का से कबूतर बना, तो उसे हम कहते हैं जो स्वर है। स्वरों को किसकी सहायता, सॉरी, व्यंजन को किसकी सहायता लेनी पड़ रही है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ रही है। पर स्वर कितने प्रकार के हैं आपको दिखाता हूं। आसे अनार, आसे आम, इसे इमली, इसे एक, उसे उल्लू, उसे उन, ऋषि ऋषि, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, औसे उगली, औसे औरत, अंग संग वाली, ये सारे के सारे स्वर है हमारे, ठीक है। लेकिन इसमें 11 है, वो मूल स्वर है जो 11 है। अब वो कौन से मूल स्वर है वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम समझते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। कि जो स्वरों का वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया गया। पहले आता है हास्य स्वर, दूसरे में आता है दीर्घ स्वर, फिर प्लुत स्वर। देखिए, हास्य स्वर क्या है, हम इसको समझते हैं। देखिए, जो हास्य स्वर होते हैं वो होते हैं जिनको बोलने में बहुत कम से कम समय लगता है, बहुत कम से कम समय लगता है। उसको जब बोलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो तुरंत बोल दिया जाता है, ठीक है। इसमें एक चीज है, इनमें मात्रा की जो गिनती होती है, जो संख्या होती है, वो एक होती है, एक से अधिक होगी नहीं। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है, हास्य स्वर 4 है। आ से अनार, ई से इमली और ऊ से उल्लू
और ऋषि ऋषि, ये हमारे चार है जो कि हास्य स्वर आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, छोटी स्वर या एक मात्रिक स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं। अब देखो छोटी स्वर का मतलब समझ गए, जिसमें हमें कम से कम समय लग रहा है, और एक मात्रा वाला है तो यानी कि छोटी स्वर है। एक मात्रिक इसीलिए बोला है क्योंकि एक संख्या की स्वर में मात्रा लगती है, इसीलिए हम इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। देख सकते हैं लिखा है यहाँ पे एक मात्रिक स्वर। लघु स्वर का मतलब क्या होता है, जब आप किसी से आशीर्वाद लेते हैं तो आपको वो बोलता है दीर्घायुष्मान भवा। तो दीर्घायुष्मान का मतलब होता है कि आपको वो लंबी उम्र दे रहा है। तो दीर्घ का मतलब क्या होता है, लंबी, लंबी। ठीक है, लेकिन लघु का मतलब क्या होता है, छोटा। तो अगर मैं आपको दीर्घ आयुष्मान भवा की जगह पर बोलूं लघु आयुष्मान भवा, तो इसका मतलब है मैं आपको कम आयु का वरदान दे रहा हूं। ठीक है, तो लघु का मतलब होता है छोटा, यानी कि छोटी स्वर है, छोटी स्वर, छोटी स्वर, छोटी स्वर। ठीक है, आगे समझते हैं दीर्घ स्वर। अब दीर्घ से ही पता चल रहा है कि उसमें दो, मतलब उसका डबल होगा। जो चीजें आपने यहाँ पे पढ़ी है इसका डबल होने वाला है। जैसे जिन स्वरों में कम से कम समय लग रहा है, लेकिन दीर्घ में क्या होगा, जिन स्वरों में अधिक से अधिक समय लगता है। दूसरा, इनमें मात्रा की संख्या दो होती है, वहां पे एक थी, यहाँ पे दो हो गई। ठीक है, आगे समझते हैं कि हास्व स्वर 7 होते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे चेंजेस नहीं हो, चेंजेस कर लेना। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया, चेंज कर लेना। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आसे अनार, सॉरी आसे आम, ई से ईख, ऊ से ऊन, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, और से ओखली, और से औरत। ठीक है, आगे समझते हैं जो बड़ा स्वर है, द्विमात्रिक भी कहते हैं इसको, क्योंकि बड़े स्वर मैंने आपको पहले बोल दिया था, और हम इसे दीर्घ स्वर आगे कह सकते थे, लेकिन हमने इसे दो ही रखे, बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर, जिसमें दो मात्रा लग रही है उसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। और बड़ा स्वर तो आपको पता ही चलेगा, क्योंकि आ से अनार आपको बोलने में टाइम लगेगा, और सॉरी आ से आम बोलने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन आ से अनार बोलने में टाइम नहीं लगता है। आगे बढ़ते हुए समझते हैं प्लुत स्वर क्या होते हैं। देखिए, जिन स्वरों में 3 सेकेंड से ज्यादा का टाइम लगता है वो सारे के सारे प्लुत स्वर हैं। कैसे पता, इनका प्रयोग दूर से बुलाने, पुकारने या चिंता जताने में होती है। अब आपको मैं बताता हूं, जो आपके ह्रस्व स्वर है और जो आपके दीर्घ स्वर है, वो दोनों के दोनों ही प्लुत स्वर बन सकते हैं। बट डिफरेंस कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि प्लुत स्वर कैसे बनेंगे। सपोज करो मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, और मेरा दोस्त मुझसे बहुत दूर खड़ा है, और वो मुझसे दूर खड़ा है, तो मुझे ये पहले ही कैलकुलेट करना है कि मुझे उसको बुलाने के लिए धीरे आवाज नहीं लगानी है। जैसे उसका नाम अगर वरुण है तो मैं उसको सिंपली नहीं बुलाऊंगा वरुण, उसको मैं बुलाऊंगा वरुण, क्योंकि मुझे बहुत तेजी से बुलाना है ना। तो उसमें जो बीच का जो टाइम लग रहा है, जो बीच का टाइम लग रहा है, उसको ही प्लुत स्वर कहा जाता है। इसमें 3 सेकेंड से ज्यादा का टाइम लगता है, इसीलिए इसे प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे आप जब राम बुलाते हो तो देखो राम तो सिंपल होता है राम, लेकिन जब आप बुलाते हो राम, तो राम बोलने में आपको ताकत लग रही है, आपकी एनर्जी लग रही है, आपका वॉइस बढ़ रहा है। ओके, तो यानी कि जब राम में जो बार बार मात्रा आ रही है बुलाने के टाइम पर राम, तो वो चीज है, वो प्लुत स्वर होती है। जैसे ओम है, ओम हमारा सिंपल होता है ओम, लेकिन हम ओम बोलते हैं, तो ओम बोलते वक्त वो प्लुत स्वर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर प्लुत स्वर में कन्वर्ट हो जाता है। बस हमें ये देखना है कि वो टाइम और डिफरेंस किस तरीके से करना है। ओके, आगे समझते हैं कि इनकी कोई गिनती नहीं है, किंतु कुछ भाषाविद इनकी संख्या 8 बताते हैं। ठीक है, 8 बताते हैं, मैंने भी कैलकुलेट नहीं किया, आप कैलकुलेट करके एक बार चेक कर लेना। ठीक है, ये संस्कृत के स्वर हैं, हिंदी में केवल त्रिमात्रिक रूप में प्रयोग होते हैं, और हम सिर्फ बुलाने के लिए ही करते हैं। वैसे संस्कृत में मैंने काफी बार इस चीज को देखा है। ठीक है, आगे समझते हैं श्रोतक गुनावट के आधार पर क्या मतलब हुआ, व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति क्या होता है, देखिए मूल स्वर और संधि स्वर। अब जो सवाल हमारा था कि जो हमारे मूल स्वर है वो क्या है और संधि स्वर क्या है। देखो, मूल स्वर का मतलब है जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं, और जो संधि स्वर है वो जो जिनकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं है, उनसे वो बन के बना है। कैसे समझाता हूं, देखिए आगे देखिए ध्यान से। जो मूल स्वर है, बेसिकली मूल स्वर वह स्वर कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई जानकारी नहीं है। मूल स्वरों को शांत स्वर या स्थिर स्वर भी कहते हैं। सिंपल एग्जाम्पल के लिए आ से अनार, ई से ईख, सॉरी ई से इमली, ओके, ऊ से उल्लू और री से ऋषि, ये 4 हमारे हैं, ये मूल स्वर है। लेकिन संधि स्वर कैसे पता चलता है, क्योंकि संधि स्वर में संधि स्वर से होते हैं वही हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। क्योंकि जब हमें आ से अनार मिला है तो हमें उसका आ से आम कैसे बनाना है, 2 आ से अनार को मिला करके, आ से अनार प्लस आ से अनार इज इक्वल टू आ से आम।
तो धीर के यहाँ पे लिखा है, इसे सजातीय स्वर्ण या समान कहते हैं, ठीक है। संयुक्त, विजातीय या अस्वर्ण समान कहते हैं। अब देखो संधि स्वर में दो प्रकार होते हैं। अभी हमने जो मूल स्वर पढ़ा है, मूल स्वर तक तो हमें समझ में आ गया कि मूल स्वर का मतलब तो कोई ओरिजिनल फॉर्म की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ओरिजिनल फॉर्म हमें समझ में आ गया कि हाँ ये चीज ओरिजिनल फॉर्म में है। लेकिन जो संधि स्वर है, संधि स्वर भी दो प्रकार से होते हैं, एक जैसे दिखने वाले और एक जैसे ना दिखने वाले। तो दोनों को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि जो दीर्घ स्वर है उनको कैसे समझते हैं। वो जब दो सजातीय समान स्वर एक दूसरे से जुड़ते हैं तब नया स्वर बनता है, उसे दीर्घ स्वर भी कहते हैं। देखो ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ये हेडलाइंस आप लिख लेना, समझा मैं देता हूं। देखिए समझते हैं। संधि स्वर को दो हिसाब से बनाया गया, सजातीय और विजातीय। सजातीय और विजातीय का मतलब क्या होता है, एक होता है कॉमन और एक होता है अनकॉमन। यानी कि एक होता है एक जैसा दिखने वाला, एक होता है सेम टू सेम और एक होता है डिफरेंट है, सेम बट डिफरेंट, ठीक है। समझते हैं कैसे। यहां पर अगर आपको दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं, आ से अनार, ओके, ई से ईख और उ से उल्लू। ये जो है ये हमारे सजातीय स्वर में आता है। और ये बने कैसे, मैं इनके बारे में भी बात करूंगा। और उस साइड में आप देखो चार है, क्योंकि हमने बोला था ना जो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं वो टोटल 7 होते हैं, और जो हमारे नॉर्मल वाले स्वर होते हैं जिन्हें मूल स्वर कहते हैं वो 4 होते हैं। तो 7 और 4 कितना हो गया, 11 हो गया। तो यहाँ पे जो 7 में से जो 3 है वो है आपके सजातीय और जो 4 है वो है आपके विजातीय। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से समझते कैसे काम करते हैं। आज से आम कैसे बना, पहले आ से अनार को लाया गया, फिर एक और आ से अनार को लाया गया, क्या मतलब बना आ से आम, ठीक है। ई से ईख कैसे बना, पहले ई से इमली को लाया गया, एक और ई से इमली को लाया गया, ई से ईख बन गया। अब हम समझते हैं ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू को मिलाकर के क्या बना, ऊ से ऊन। तो हमें समझ में आ गया कि ये हो गए एक जैसे। अभी एक जैसे क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे इन दोनों के पास में दोनों में ही सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, नो डिफरेंस। ओके, इन दोनों में कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी कि इसकी तरफ सेम सेम है, उस तरफ इसकी तरफ सेम सेम, इसीलिए इससे सजातीय या स्वर्ण या समान स्वर भी कहा गया, ठीक है। अब आगे वाले में क्या हुआ, आगे वाले में चीजें चेंज हो गई। कैसे चेंज हुई, आ से अनार आया, साथ में ई से इमली आई, क्या मिला हमें, ऐसे एडी। फिर आ से अनार आया, फिर ऐसे एडी आई, फिर हमें क्या मिला, ऐसे एनक। फिर आ से अनार आया, ऊ से उल्लू आ गया, ठीक है। हमें क्या मिला, औ से औखली, ओके। फिर आ से अनार आया और औ से औखली आई, हमें क्या मिला, औ से औरत। अब यहां पर आप देखोगे यहां पे इस लाइन में चीजें सेम है लेकिन इस लाइन में चीजें डिफरेंट है, तो इसीलिए इसे असमान स्वर कहा गया, ठीक है। तो हमें पता चल गया हमारे मूल स्वर और हमारे मूल स्वर और संधि स्वर क्या होते हैं, ठीक है। संधि स्वर कितने हैं हमारे, टोटल 7 है, और मूल स्वर क्या है हमारे 4 है, ठीक है। ये चार्ट है, चार्ट को एक बार देख लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं अग्र स्वर के बारे में, मध्य स्वर के बारे में और पश्चिम स्वर के बारे में, ठीक है। जीवा के आधार पर भी चीजों को डिफरेंस किया गया कि जीव जैसे जैसे बोलती है, ठीक है। जीव के स्पर्श से उच्चारित जीव का अग्र भाग यानी कि आगे का भाग काम करता है, उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, ठीक है। ई से इमली, ई से ईख, ऐसे एनक, ऐसे एडी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर में जिनमें जीव का मध्य भी मतलब जो बीच का भाग है, 3 प्रकार से अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो आपको दिखेगा कि जीव में भी तीन कैटेगरीज होती हैं। जो बीच का भाग है और वो बार बार काम कर रहा है तो उसे मध्य स्वर भी कहते हैं। तो मध्य स्वर में हमारा आ से अनार आता है, ठीक है। आगे करते हैं जीव के उच्चारण में जीव का पार्श्व स्वर काम करता है, उन्हें पार्श्व स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 5 है, जैसे आ से आम, ओके, और ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, औ से औरत, औ से उखली, ठीक है। अब बात करते हैं हम व्यंजन वर्ण की। देखिए जो व्यंजन वर्ण है क्या है, व्यंजन शब्द वी जमा अंजन यानी अण संधि से बनता है, ठीक है। समझते हैं जिन वर्णों को पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वह व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जो स्वर की सहायता से बोले जाए वो व्यंजन ही है। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चीज स्वर की हेल्प से बोली जा रही है वो व्यंजन ही है। वो व्यंजन तब तक नहीं पकेगा जब तक उसमें स्वरों का मिर्च मसाला नहीं पड़ेगा। आगे समझते हैं जिनकी संख्या 39 है, ठीक है। और समझते हैं, हमने बोला आधा का आ गया। अब हम बोल रहे हैं आ से अनार।
हमें क्या मिला, का से कबूतर। तो का में आ की आवाज आ रही है, क्योंकि आधा का और आ से अनाज, क्योंकि का में आ की आवाज आ रही है, ये तो तय है। तो इसी तरीके से व्यंजन बनता है। तो व्यंजन के भेद किए गए हैं। पहला किया गया है स्पर्शीय व्यंजन, ठीक है, दूसरा अंतस्ताह व्यंजन, और तीसरा ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, देखिए स्पर्शीय व्यंजन क्या होते हैं, इन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख के किसी भाग का स्पर्श अवश्य होता है, इसलिए इन्हें स्पर्शीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए समझते हैं थोड़ा और आसान से क्या होता है। इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है, 5 5 5। ठीक है, कुछ नहीं है, थोड़ा और समझते हैं अच्छे से। हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा गया है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए का से कबूतर, चा से चम्मच, टा से टमाटर, हाँ, ता से ताकत और पा से पपीता। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये जो चीजें हैं, जो आप जब आप का से कबूतर, खा से खरगोश पढ़ते हैं, तो आपको एक चीज कॉमन मिलती है उनमें, कि सब में काशी ही रिलेटेड आवाज आ रही है। ठीक है, और जब आप नीचे वाला पढ़ते हैं तो सब में चा से रिलेटेड आवाज आती है, और जब आप टा पढ़ते हो तो टा में भी सब में टा से रिलेटेड आवाज आती है। तो इसी तरीके से इनको स्पर्शीय व्यंजन भी कहा गया है, और इनको हमने 5 कैटेगरीज में रखा है। ये आप देख सकते हो, चार्ट आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, इन्हें हम पंचम वर्ण भी कहते हैं। और पंचम वर्ण क्या है, जो लास्ट के होते हैं। ठीक है, ये चार्ट हमारे काम का नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए समझते हैं अंतस्ताह व्यंजन। अंतस्ताह व्यंजन वो होते हैं जिनमें हमें या रा ला वा मिलते हैं। ठीक है, जिनमें हमें या रा ला वा मिलते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर क्या होता है, इन ध्वनियों के उच्चारण के अवयवों में कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, तथा सांस की वायु अनुरोधित रहती है। या रा, ओके, जिसे रा रा इसे हम प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। हिंदी में केवल रा प्रकंपित व्यंजन है। कंपन के साथ उच्चारण करते समय जीवा की स्थिति गोल रहती है, इसलिए इसे लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। देखिए समझते हैं, जो रा है, तो जब रा बोलते हो तो रा में आपकी जीभ घूम जाती है, तो वो राजा बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही अर्ध स्वर में ला का उच्चारण करते समय जीभ के दोनों तरफ से वायु का निष्कासन होता है। ठीक है, लालू, ला लू, ला लू, अंदर जा रही है बाहर आ रही है, तो लालू कालू, ये जो है ये सारे के सारे एग्जांपल्स है हमारे लिए। और जिन वर्णों के उच्चारण में अत्यधिक संघर्ष के साथ साथ ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। संघर्ष ज्यादा लगता है, क्या, शाह शाह शाह, हा। जब कभी भी आप जब बोलते हो मेरा नाम अमित है, जब मेरा नाम अमित है, आप कितना भी अमित लास्ट में हा को बोलने की कोशिश करो, मेरा नाम अमित है, ताकत लगेगी, लास्ट में जाकर के ताकत लगेगी, क्योंकि लास्ट में संघर्षी व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। आपके को प्रेशर देना ही पड़ेगा। आप कितना भी आराम से बोलने की कोशिश करो, हाँ में ताकत लगेगी ही लगेगी। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे शाह से सतकोण है, ओके, शेष में जो शाह है, लास्ट में जो शाह है, शाह से, तो वो लास्ट में जाकर के आपको ताकत एक फील कराती है कि आपको ज्यादा प्रेशर देना है अपने वर्ड्स पर। ओके, ऐसे ही सरकारी, तो अब आराम से नहीं बोल रहे हो, सरकारी बोल रहे हो, लेकिन आपको प्रेशर देना पड़ रहा है, अपने जीवा पे आपको प्रेशर देना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे ही कालके, जैसे ग्लॉटल कॉन्सोनेंट भी कहते हैं, ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण केवल प्रमुख रूप से कंठ द्वार में प्रयोग किया जाता है। ओके, शाह 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 और हा, ये वही चीज है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब व्यंजनों के वर्णों के अन्य रूप क्या मतलब है इनका, देखिए द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, उपस्थित व्यंजन कौन से होते हैं, और ताड़ना जात व्यंजन कौन से होते हैं, ताड़न जात व्यंजन कौन से होते हैं, फिका व्यंजन। ये चीज एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो व्यंजन 2 वर्णों के गुणों से मिलकर बना है वो द्विगुण व्यंजन कहलाता है। जैसे डा से डमरू और रा से ढक्कन। ठीक है, समझते हैं, जिनका प्रयोग यहाँ हमेशा किसी भी शब्दों के बीच में अंत में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए लड़ना। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, इनका प्रयोग यह हमेशा किसी भी शब्दों के बीच में या अंत में आते हैं। ठीक है, लड़ना, घड़ा, पढ़ना, आप देख सकते हो बीच में आ रहा है, यहाँ पे सबसे लास्ट में आ रहा है, स्टार्टिंग में नहीं आएगा। और पढ़ना, ठीक है, इसके बाद यदि ड़ा को किसी भी आधे या कोई भी आधे वर्णों के साथ जुड़कर किसी भी शब्दों के बीच में आए तो उनमें नुक्ता का प्रयोग नहीं होता है। मंडल या मंडल, ठीक है, पंडित या पंडित। ठीक है, तो देखिए
नुक्ता क्या होता है? नुक्ता जो होता है, हमेशा देखिए नुक्ता समझते हैं, नुक्ता होता क्या? नुक्ता बेसिकली हम इसको कहते हैं जो नीचे में लगता है, ये नुक्ता होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब हम बोले लड़ना, तो लड़ने में नुक्ता नीचे आ रहा है, ठीक है। हालांकि जो लड़ना होता है वो एक्चुअली में ऐसे ही लिखा जाता है, पर लोग लिखते नहीं, कोई बात नहीं, बट ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जब हम बोले कि उसमें नुक्ता का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो यानी कि वो चीज जो ऊपर लगी है वो नुक्ता नहीं है, मंडल, ठीक है, पंडित। आगे समझते हैं, द्विगुणीय व्यंजन का प्रयोग अंग्रेजी शब्दों के साथ नहीं होगा, ठीक है। जैसे रोड, आपने कभी देखा है रोड जो होता है, रोड के नीचे हम सिंपल रोड लिखते हैं, बट उसके नीचे हम नुक्ता नहीं लगाते हैं, हालांकि ये गलत है, क्योंकि हमने गलत बनाया है ताकि आपको समझ में आए। लीड, ठीक है। आगे समझते हैं स्पीड, अब जो स्पीड है वो ठीक है, लेकिन ऊपर के तो गलत है, ठीक है। आगे समझते हैं नुक्ता क्या होता है। हमने नुक्ता के विषय में बात कर ली। नुक्ता का अर्थ होता है आधा नाम, जिनका प्रयोग शब्दों पर जोर देने के लिए होता है। मूल रूप से नुक्ता अरबी फारसी के प्रभाव से आया है। नुक्ता ऐसे व्यंजनों को बनाने के लिए है जो देवनागरी और संस्कृत वर्णमाला में नहीं है, ठीक है। आगे समझते हैं, जिससे नुक्ता कहते हैं। नुक्ता क्यों कहते हैं? अंग्रेजी शब्दों में उनके प्रभाव से नीचे दिए हुए बिंदु को लगाया जाता है, जिससे नुक्ता कहते हैं। इनकी मूल संख्या 5 या 6 है। वैसे आसे अनार, कासे कबूतर, हास्य खरगोश, ओके, गा से गमला, जा से जहाज, आगे क्या है, फा से फल, ठीक है। नोट क्या है? नोट हमें एक चीज इंपॉर्टेंट अगर रखना, आवाज स्वर के लिए 4 या 5 उससे ज्यादा वर्ण वाले शब्दों में 2 से अधिक आघात है तो वह वर्ण पर नुक्ता का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब किसी भी शब्द में एक ही व्यंजन हो और वो 2 बार आए, तो किंतु पहले वाला आधा हो तो दूसरे वाले अधिक से ज्यादा हो तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे बच्चा, बच्चे में आधा ना आया और वही सेम वर्ड जो आधा ना है, जो आधा चा है, वो रिपीट हुआ, ठीक है। ऐसे ही दिल्ली, कुत्ता, रसगुल्ला, ओके, बिल्ली, ढक्कन। आगे बढ़ते हैं, अयोग्यवः। अयोग्यवः क्या है? अनुस्वर। अनुस्वर वो होता है जो हमेशा ऊपर लगता है, विसर्ग जो होता है नीचे लगता है। अब देखिए, जो ऊपर में मात्रा लग रही है वो अनुस्वर होती है, और जिसमें साइड में जाकर के लगती है, जैसे हम अंतस्थः भी कहते हैं, वो होता है हमारा क्या? वो होता है हमारा विसर्ग। ओके, आगे समझते हैं कि अनुस्वर हमेशा स्वर के बाद में आता है और व्यंजन के बाद या व्यंजन के साथ, या और विसर्ग का प्रयोग विसर्ग का प्रयोग कभी नहीं होता है, क्योंकि व्यंजन वर्णों में पहले ही स्वर वर्ण से जुड़ा होता है। गंगा, ओके, तंदूर, सिंदूर, ठीक है। विसर्ग के लिए क्या समझते हैं? स्वतः, प्रतः, दुकह। देखिए, इसमें क्या है, आप अगर समझो तो समझे। अनुस्वर हमेशा स्वर के बाद में आता है। अनुस्वर हमेशा स्वर के बाद में आता है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन हमें उसमें स्वर दिख नहीं रहा है। कहाँ है स्वर? दिख ही नहीं रहा है। तो दिखेगा कैसे? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि का के साथ आ तो ऑलरेडी है, और उसी के साथ में वहां पर आया है अनुस्वर, और कभी भी वो बीच में नहीं आएगा, और वो ऐसे स्वरों के साथ आता है। जैसे सपोज करो दुख, स्वतः, स्वतः, प्रातः, दुखः, ओके। आगे समझते हैं अनुनासिक वर्ड क्या होता है। देखिए, अनुनासिक क्या होता है? एक चांद पे चंद्रा होता है और एक पे चंद्र की बिंदु, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। देखिए, समझते हैं, यह अंग्रेजी के स्वर चिन्ह है, कोई टेंशन नहीं है। एक पर चांद बना होता है और एक चांद पर बिंदी बनी होती है, ठीक है। यह अंग्रेजी के मूल शब्दों को यूज के साथ यूज होता है। पॉलिश, आपने पॉलिश पढ़ा है? पॉलिश, पॉलिश एक मूल शब्द है, पर परिवर्तित शब्द क्या है? पुलिस, ओके। जब इंग्लिश अल्फाबेट में ओ के पहले और बाद में कोई अन्य इंग्लिश अल्फाबेट हो, तुरंत ओ कभी ना हो, ठीक है। समझते कैसे? डॉक्टर, डॉक्टर को बोलते वक्त हमारे पास चांद आ गया, ठीक है। हॉट, बॉल, कॉफी, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है वर्ड, ये इंग्लिश के हैं और इनमें हम यूज करते हैं, ठीक है। आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि जब हम डॉक्टर बोले तो DOCTOR, ओके। तो जो DOC है, तो हम उससे अगर चाहे तो हम लिख सकते थे DOC, यानी कि डॉक्टर। तो डॉक्टर में हम क्या करते हैं? ओ की मात्रा चढ़ा देते आ की मात्रा पे, ठीक है। लेकिन वो चीज नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे हमें अगर वहां पे क्या लिखा, जब इंग्लिश अल्फाबेट में ओ के पहले और बाद में कोई अन्य अल्फाबेट हो परंतु कभी ओ ना हो, तब हम इनका यूज करते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं चंद्र बिंदु क्या होता है। देखिए, सूचना ऊपर से आने वाली मात्रा या आए तो वह चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वर का प्रयोग होता है। जैसे मैं, ठीक है, मैं, नहीं,
भव, कहीं, भाइयों, ठीक है। अनुनासिक और अनुस्वर में अंतर, हंस और हस, बस इतना ही है। अनुनासिक और अनुस्वर में अंतर क्या है कि अगर आपने ऊपर में मात्रा लगाई है, ओके, अगर आपने मात्रा लगाई है तो वो हंस बन जाएगा, और वही चीज अगर आप अनुस्वर के थ्रू चल रहे हो तो वो हंस बन जाएगा। आगे समझते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर क्या होता है, वही चीज है। आपको ये जो 5 दिख रहे हैं इसी को हम पंचमाक्षर कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हुए समझते हैं वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण को के समूह को पंचमाक्षर कहते हैं। जो लास्ट का वर्ड होता है और लास्ट से लेकर नीचे तक का वर्ड होता है, देखिए ये लास्ट का वर्ड है और यहां से लेकर नीचे तक जिस लाइन इस अलाइनमेंट के सारे ये अक्षर ही पंचमाक्षर है। आगे समझते हैं, इनकी संख्या 5 होती है, ये तो पता चल गया हमें, ठीक है। आगे समझते हैं, आगे समझते हैं क्या, जैसे हमारे पास में गंगा लिखा है ना, गंगा, ओके, तो गंगा ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, कंठ ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ठीक है। दिनांक, दिनांक, ओके। कंधा, कंधा, जो इसका सही शब्द है। कंपन, कंपन, ओके। आगे समझते हैं अनुस्वर को पंचमाक्षर में बदलने के नियम क्या होते हैं। यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग या कोई वर्ण आए तो अनुस्वर के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। पंचमा वर्ण में द्वितीय रूप में दोबारा आए तो परिवर्तित नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए प्रसन्न और प्रसन्न दोनों ही एक जैसे हैं, लेकिन वो वाला गलत है, ओके, क्योंकि वहां पे बोला गया है कि द्वि रूप में क्या है, जब रिपीटेबल वर्ड आ रहा है तब वो परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। आगे समझते हैं जिन शब्दों के अनुस्वर में या रा ला वा आए हो तो अनुस्वर के मूल रूप में रहता है, ठीक है। अन्य या कान्हा। आगे समझते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की थी कि हमें क्या चाहिए, या रा ला वा, तो यहाँ पे या आ गया, ओके, और हा आ गया, और ये दोनों के ही दोनों क्या है हमारे, ये दोनों के ही दोनों जो है वो हमारे अनुस्वर शब्द है, ओके। आगे समझते हैं कि पंचमाक्षर के बदलने के नियम। अन्य, अय, अन्य वो गलत है, ये सही है। चिन्मय, चिन्मय, वो गलत है, ये सही है, ठीक है। बाढ़मय और बामय। आगे समझते हैं, ये हो गया सेम टू सेम। आगे बढ़ते हैं, वैसे तो जहां भी 2 से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं वह संयुक्त कहलाते हैं, लेकिन देवनागरी लिपि में संयोग के बाद रूप परिवर्तित हो जाने इन कारणों को गिना गया है। देखिए अब हमारे पास में जो लास्ट में वर्ड है वो कैसे बने, उनके बनने की हिस्ट्री क्या है, तो उनके बनने की हिस्ट्री ये है, जो आपका छ से क्षत्रिय है और का से कबूतर को मिलाकर के बना हमारे पास में स से षटकोण, ठीक है। ता से त्र और ता से तरबूज को मिलाकर के हमें क्या मिला, रा। ऐसे ही आप इनको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आगे समझते हैं वर्ण तालिका क्या होती है। वर्ण तालिका में हमारे वही सारी चीजें हैं जो हमने पढ़ी है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। आप देखिए हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला में विराम चिन्हों के बारे में, वो तो चलो कोई नहीं, लेकिन जो स्वर है, स्वर में हास्य स्वर और दीर्घ स्वर है, ठीक है। व्यंजन में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने स्पर्श पढ़ा, अंतस्था पढ़ा, उष्ण, आघात और संयुक्त पढ़ा, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारी वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, और हम 350 सब्सक्राइबर्स पार कर चुके हैं। आपका साथ ऐसा ही रहा तो हम बहुत ही जल्दी 1K भी पार करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन, थैंक यू सो मच।